आज का दिन दलाल स्ट्रीट के लिए सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन नहीं था। ये इतिहास का वो दिन था जब एक साथ चुनाव के नतीजे, कंपनी रिजल्ट्स और एक ग्लोबल वॉर का असर तीनों एक साथ बाजार में टकराए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ाए। बीएचईएल का मुनाफा एक साल में दोगुना हो गया और हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया। फिर भी निफ्टी 24,119 पर बंद हुआ और ये 121 पॉइंट्स की बढ़त सुनने में छोटी लगती है, लेकिन जो दबाव बाजार ने झेला उसे देखते हुए ये बहुत बड़ी बात है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बड़े सवालों के जवाब मिलेंगे। चुनावों का बाजार पर असल और लंबा असर क्या होगा, हॉर्मुज क्राइसिस अभी खत्म क्यों नहीं हुई और किन स्टॉक्स ने आज असली कमाई दिखाई। निफ्टी 50 आज 121.75 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 24,119 पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने 356 पॉइंट्स की तेजी के साथ 77,269 का स्तर छुआ, लेकिन असली कहानी इंट्राडे में है। सुबह बाजार 750 से ज्यादा पॉइंट्स की छलांग के साथ खुला था। निफ्टी ने 24,290 तक का हाई छुआ, लेकिन दिन के आखिर में आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स की बिकवाली ने बाजार को ऊपरी स्तरों से नीचे खींच लिया। ये पैटर्न खुद बताता है कि बाजार में इंथुजियाज्म था, लेकिन ऊपर जाकर रुकने की वजहें भी थीं। बैंक निफ्टी आज 550 से ज्यादा पॉइंट्स की बढ़त के साथ 55,500 के करीब रहा, जो बैंकिंग सेक्टर में सिलेक्टिव बाइंग दर्शाता है। ऑटो, एफएमसीजी, रियलिटी और कैपिटल गुड्स, इन सेक्टर्स में सुबह लगभग 1% की तेजी देखी गई। दूसरी तरफ आईटी स्टॉक्स जैसे टीसीएस, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस आज लाल निशान में रहे, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अभी भी सावधानी को दर्शाता है। इंडिया विक्स की बात करें तो पिछले कुछ सेशंस में ये 19 से 20 के आसपास रहा है, जो बाजार में मॉडरेट से हाई वॉलेटिलिटी का संकेत देता है। जब विक्स इस जोन में हो तो बड़े स्विंग्स आना सामान्य है और आज के इंट्राडे मूवमेंट ने यही साबित किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ब्रॉड मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा, यानी तेजी सिर्फ कुछ बड़े स्टॉक्स तक सीमित नहीं थी, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी भागीदारी दिखी। आज का सबसे बड़ा विनर पीएसयू और कैपिटल गुड्स सेक्टर था। बीएचईएल के धमाकेदार नतीजों के बाद ये स्टॉक इंट्राडे में 12% से ज्यादा उछला और 529 रुपए के 52 वीक हाई के करीब पहुंचा। इसके साथ ही पीएसयू थीम पर प्लेइंग स्टॉक्स जैसे बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पॉजिटिव सेंटिमेंट मिला। ऑटो सेक्टर में आज खरीदारी देखी गई। मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो और हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप सेंसेक्स गेनर्स में रहे। अप्रैल ऑटो सेल्स डेटा ने सेलेक्टिव ट्रैक्शन दिखाया, जो इन्वेस्टर्स को एनकरेज कर रहा है। एफएमसीजी सेक्टर भी आज मजबूत रहा, जिसमें एचयूएल ने सेंसेक्स में टॉप गेनर की पोजीशन ली। रियल एस्टेट सेक्टर में गोदरेज प्रॉपर्टीज के अच्छे नतीजों के बाद 3% से ज्यादा की तेजी दिखी। रियलिटी ब्रॉडली पॉजिटिव रहा क्योंकि Q4 रिजल्ट्स इस सेक्टर के लिए अच्छे आ रहे हैं। सीमेंट सेक्टर मिक्स्ड रहा। अंबुजा सीमेंट्स के शानदार पीएटी ग्रोथ के बावजूद एसीसी के 68% प्रॉफिट डिक्लाइन ने सेक्टर पर प्रेशर रखा। आईटी सेक्टर आज क्लियरली अंडर परफॉर्मर रहा। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और कोटक बैंक लाल निशान में बंद हुए। आईटी स्टॉक्स पर ग्लोबल अनसर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग डॉलर और एफआईआई कॉशियस पोजीशनिंग का असर दिख रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। जब आईटी जैसा हैवीवेट सेक्टर पिछड़ता है तो निफ्टी के ऊपरी स्तर टिकाऊ नहीं होते। आज का सबसे बड़ा स्टार निसंदेह बीएचईएल था। स्टॉक ने 395 रुपए का 52 वीक हाई छुआ। Q4 नेट प्रॉफिट दोगुने से ज्यादा बढ़कर 1290 करोड़ रुपए पहुंचा। रेवेन्यू 37% YOY जंप करके 12,310 करोड़ रुपए हो गया और EBITA मार्जिन 9.24% से बढ़कर 14.42% हो गई। पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए नेट प्रॉफिट 534 करोड़ से बढ़कर 1600 करोड़ रुपए हो गया, यानी 3 गुना वृद्धि। बोर्ड ने ₹1.40 पर शेयर डिविडेंड भी घोषित किया। अंबुजा सीमेंट्स भी आज का बड़ा स्टार रही। Q4 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 196% बढ़कर 1644 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल ये 555 करोड़ था। ये रिकॉर्ड सीमेंट वॉल्यूम्स और टैक्स गेन्स दोनों की वजह से हुआ। बोर्ड ने डिविडेंड भी अनाउंस किया। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने Q4 में पैट 70% बढ़ाकर 650 करोड़ रुपए किया। रेवेन्यू 63% उछलकर 3,458 करोड़ रुपए पहुंचा। ये रियल एस्टेट सेक्टर की मजबूती का संकेत है। एथर एनर्जी ने Q4 में घाटा 234 करोड़ से घटाकर 100 करोड़ किया। रेवेन्यू 74% बढ़कर 1175 करोड़ रुपए हुआ। ईवी सेक्टर में ये इंप्रूवमेंट दिलचस्प है, लेकिन कंपनी अभी भी घाटे में है। विलेंस की बात करें तो एसीसी का Q4 पीएटी 68% गिरकर 238 करोड़ रुपए रह गया। रुपी डिप्रिसिएशन और फ्यूल कॉस्ट्स ने मार्जिन को कुचल दिया। अदानी एंटरप्राइजेज ने Q4 में 167 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,015 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे शुक्रवार को आए थे, जो सॉलिड रहे। Q4 पीएटी 13.4% बढ़कर 4,027 करोड़ रुपए था, लेकिन आज स्टॉक लाल निशान में रहा क्योंकि नतीजे पहले ही प्राइस इन हो चुके थे।
अदानी पोर्ट्स के Q4 रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग रहे। नेट प्रॉफिट 10.4% बढ़कर 3,329 करोड़ रुपए हुआ। डोमेस्टिक पोर्ट रेवेन्यू 26% और इंटरनेशनल पोर्ट रेवेन्यू 58% बढ़ा। ये ग्लोबल डिसरप्शंस के बीच लॉजिस्टिक्स की मजबूती दिखाता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने Q4 में नेट प्रॉफिट 22.71% बढ़ाकर 312 करोड़ रुपए किया। रेवेन्यू 9.4% बढ़ा। बैटरी सेक्टर में स्टेडी ग्रोथ जारी है। टाटा टेक्नोलॉजीज के नतीजे आ जाने थे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट है। पेट्रोनेट एलएनजी के भी नतीजे आ जाए जो एलएनजी इंपोर्ट्स में डिसरप्शन की रोशनी में पर्टिकुलरली रेलेवेंट हैं। आईपीओ फ्रंट पर आज 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। बागमने प्राइम ऑफिस का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुला। 3405 करोड़ रुपए का इशू है जो कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का मौका देता है। ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का आईपीओ आज दूसरे दिन था। 925 करोड़ रुपए का इशू पहले दिन 0.25 गुना सब्सक्राइब हुआ जो कमजोर शुरुआत है। वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस आईपीओ आज अंतिम दिन था। 41.69 करोड़ रुपए का एसएमई इशू डिजिटल पीआर सेक्टर की कंपनी है। डिविडेंड्स की बात करें तो BHEL ने 1.40 रुपए प्रति शेयर, अंबुजा सीमेंट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टाटा टेक्नोलॉजीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज और मनप्पुरम फाइनेंस सभी ने डिविडेंड अनाउंस किया या रेकमेंड करने की संभावना रखते हैं। शेयर होल्डर्स के लिए ये मौसम अच्छा है। वारी एनर्जीज के नतीजे भी शानदार रहे। Q4 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 71% बढ़कर 1061 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 112% उछलकर 8480 करोड़ रुपए। सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। बोर्ड ने 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया। आज की सबसे बड़ी ग्लोबल स्टोरी है अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने रविवार को अनाउंस किया कि यूएस नेवी सोमवार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे कमर्शियल शिप्स को सेफ पैसेज देगी। इस ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स और 15,000 यूएस सर्विस मेंबर्स लगाए गए हैं। लेकिन मार्केट्स ने इसे रामबाण नहीं माना। ब्रेंट क्रूड सुबह $112 के करीब था, फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा नरम हुआ और 107 से 108 के रेंज में ट्रेड कर रहा था। अल जजीरा और गोल्डमैन सैक्स का एनालिसिस साफ कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने में हफ्तों नहीं बल्कि महीने लग सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम जहाजों को निकाल सकता है, लेकिन ईरान के साथ असली डिप्लोमेटिक सेटलमेंट के बिना ऑयल सप्लाई पूरी तरह रिस्टोर नहीं होगी। ईरान ने एक रिवाइज्ड पीस प्रपोजल भेजा है जिसकी यूएस रिव्यू कर रहा है। इस डिप्लोमेटिक घटनाक्रम पर बाजार की नजर बनी रहेगी क्योंकि यहीं से असली रेजोल्यूशन आएगी। यूएस स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो शुक्रवार को S&P 500 और नैस्डैक क्रमशः 0.29% और 0.89% ऊपर बंद हुए थे एप्पल और कैटरपिलर की अर्निंग्स के बाद। एशियन मार्केट्स आज मजबूत रहे। साउथ कोरिया का कॉस्पी फ्रेश हाई पर था। निकी भी पॉजिटिव था। डॉलर इंडेक्स 98 के करीब बना हुआ है। आज इलेक्शन रिजल्ट्स के पॉजिटिव आउटकम के बावजूद FII सावधान दिखे। IT स्टॉक्स में उनकी सेलिंग जारी रही। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, हॉर्मुज क्राइसिस से इंडिया के मैक्रो पर जो प्रेशर है, रूपी वीकनेस, हाई ऑयल, इन्फ्लेशन रिस्क, वो FIIs को कॉशियस रखती है। दूसरा, यूएस फेड ने रेट्स अनचेंज रखे लेकिन हॉकिश टोन दिया जिससे डॉलर स्ट्रांग है और इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो का रिस्क बना है। DII और इंश्योरेंस कंपनीज ने बाजार को सपोर्ट दिया। ऑटो, कैपिटल गुड्स और FMCG में इनफ्लोज दिखे। SIP फ्लोज ने बाजार को नीचे से थामे रखा। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक रीअश्योरिंग साइन है। रुपी आज 95 रुपए प्रति डॉलर के आसपास रहा। पिछले कुछ हफ्तों में रुपी काफी कमजोर हुआ है और RBI बीच बीच में इंटरवेंशन करने, वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। गोल्ड की आज की कहानी दिलचस्प है। MCX गोल्ड सुबह 1,51,317 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था। इंटरनेशनली स्पॉट गोल्ड $4600 पर आउंस के आसपास स्ट्रगल कर रहा था। दिन के दौरान MCX गोल्ड ने 1500 रुपए की गिरावट भी देखी। अंत में भाव ब्रॉडली 1.5 लाख रुपए के स्तर पर टिके रहे। गोल्ड क्यों नहीं उछला जबकि जियोपॉलिटिकल टेंशन इतना ज्यादा है? इसकी वजह है मजबूत डॉलर इंडेक्स 98 के करीब है जो गोल्ड को एक्सपेंसिव बना देता है अन्य करेंसीज के होल्डर्स के लिए। दूसरी बात, ईरान ने पीस प्रपोजल भेजा है जिसने थोड़ी ऑप्टिमिज्म दी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने Q1 2026 में सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी कंफर्म की है। ये गोल्ड के लिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। सिल्वर आज अंडर परफॉर्मर रहा। MCX पर लगभग 1% गिरावट आई और भाव 2,49,400 से 2,50,000 रुपए प्रति केजी के आसपास रहे। सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल भी है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अनसर्टेनिटी में इसकी डिमांड प्रेशर में रहती है। क्रूड ऑयल आज की सबसे क्रिटिकल कमोडिटी थी। MCX क्रूड 6,478 रुपए प्रति बैरल के आसपास था। ऑयल $100 प्लस पर टिके रहना इंडिया के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट और रुपी पर असर डालता है।
आज का सबसे जरूरी सेगमेंट यही है। 5 राज्यों के नतीजे आए और उनका बाजार पर असर सिर्फ आज का नहीं है, आगे के हफ्तों में भी दिखेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर आगे रही और पहली बार सरकार बनाने की स्थिति में आई। ये राजनीतिक इतिहास में बड़ा मोमेंट है। असम में बीजेपी 79 प्लस सीट्स के साथ मजबूत, केरला में कांग्रेस लेड यूडीएफ 100 प्लस सीट्स के साथ आगे, तमिलनाडु में सबसे बड़ा सरप्राइज, एक्टर विजय की नई पार्टी टीवी के 105 प्लस सीट्स के साथ आगे, जबकि स्टालिन की डीएमके 45 के आसपास। मार्केट्स ने इन नतीजों को कैसे लिया? बीजेपी की पश्चिम बंगाल जीत को स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी का सिग्नल माना गया। कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज ने पहले ही कहा था कि ये नियर टर्म पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। सुबह की तेजी इसी सेंटिमेंट से आई, लेकिन रैली सस्टेनेबल क्यों नहीं रही? कोटक ने यही बात कही थी, इलेक्शन इंथुजियाज्म जल्दी फेड होगा और अटेंशन वापस ऑयल प्राइसेस, अर्निंग्स डिलीवरी और पॉलिसी एग्जीक्यूशन पर आएगा। और एग्जैक्टली यही हुआ। दोपहर तक आईटी स्टॉक्स की बिकवाली और क्रूड ऑयल का $1.70 पर टिके रहना बाजार को ऊपरी स्तरों लॉन्ग टर्म में इलेक्शंस का असर। वेस्ट बंगाल में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अलाइनमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ने की उम्मीद है, जो कैपिटल गुड्स, सीमेंट और रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव है। तमिलनाडु में टीवीजेके की अनएक्सपेक्टेड जीत एक पॉलिटिकल डिसरप्शन है। नई सरकार की पॉलिसीज अभी क्लियर नहीं है, इसीलिए टीएन बेस्ड इंडस्ट्रीज पर थोड़ी अनसर्टेनिटी बनेगी। वेस्ट बंगाल इलेक्शन ट्रेंड्स में बीजेपी की बड़ी बढ़त के बाद राज्य से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज खरीदारी देखने को मिली। सीईएससी, बंधन बैंक, सेनको गोल्ड, एमामी और एंड्रू यूल जैसे स्टॉक्स इसलिए चढ़े क्योंकि बाजार को अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी रिफॉर्म्स की उम्मीद बढ़ती दिख रही है। श्रीराम प्रॉपर्टीज आज सबसे बड़ा गेनर बना और शेयर करीब 10% तक उछल गया। कंपनी वेस्ट बंगाल में श्रीराम ग्रैंड सिटी जैसा बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट बना रही है, इसीलिए निवेशकों को लग रहा है कि नई सरकार आने पर रियल एस्टेट और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ज्यादा रफ्तार मिल सकती है। बर्जर पेंट्स के एमडी अभिजीत रॉय ने कहा कि वेस्ट बंगाल में आगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी मजबूत हो सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बेहतर सर्विसेज सेक्टर और रुके हुए मेट्रो प्रोजेक्ट्स पूरे होने से कोलकाता का बिजनेस इकोसिस्टम मजबूत हो सकता है। बाजार स्टाइल रिटेल के शेयरों में भी तेजी आई क्योंकि बीजेपी ने महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए 3000 रुपीज मंथली सहायता, 7th पे कमीशन और 1 करोड़ नौकरियों जैसे बड़े वादे किए हैं। बाजार को उम्मीद है कि इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग और रिटेल डिमांड बढ़ सकती है। हालांकि एनालिस्ट्स अभी भी थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि फिलहाल बाजार चुनावी सेंटिमेंट पर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आगे ये तेजी कितनी टिकेगी, ये नई सरकार की पॉलिसीज, एग्जीक्यूशन और ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट पर निर्भर करेगा। कल 5 मई को निफ्टी के लिए क्रिटिकल टेक्निकल जोन है। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह के मुताबिक निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,250 से 24,300 जोन में है। अगर ये जोन सस्टेनेबली क्रॉस हो जाए तो 24,450 और फिर 24,600 तक पुल बैक हो सकता है। डाउनसाइड पर इमीडिएट सपोर्ट 23,980 से 23,950 जोन में है। Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो कल ये सीजन जारी रहेगा। बुधवार 6 मई को बजाज ऑटो और पॉलीकैब इंडिया रिजल्ट्स है। थर्सडे को बीएसई, भारत फोर्ज और एमआरएफ के नतीजे हैं। फ्राइडे को टाइटन और बैंक ऑफ बड़ौदा पर नजर रखें। ईरान का रिवाइज्ड पीस प्रपोजल रिव्यू में है। कोई भी पॉजिटिव सिग्नल क्रूड को $100 से नीचे ला सकता है, जो पूरे बाजार के लिए गेम चेंजर होगा, और कोई भी एस्केलेशन क्रूड को $115 प्लस की तरफ धकेल सकता है। यही सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है। अगर ये वीडियो आपको मार्केट की पूरी तस्वीर देने में कामयाब रही तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कल का एनालिसिस भी टाइम पर मिले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।